हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। जैम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया होगा, जिसमें हमने पहले 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा और इसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 11 से 20 जो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज थे उनका डिस्कशन करेंगे। अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दैट इज पढ़ रहे केमिस्ट्री। तो पढ़ रहे केमिस्ट्री हमारी ऐप है जहां पे आप सीयूईटी, पीजी, आईआईटी जैम, गेट, नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज की, या फिर ऐप डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जैम 23 का जो एग्जाम हुआ था इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बढ़िया लेवल की पूछी थी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट नेट और गेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एल्डिहाइड गिवन है। ये आपका एक एल्डिहाइड गिवन है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? यहाँ पे आपका Br2 है, साथ में आपका CH2 है, सी डबल बॉन्ड O80 है एंड जिंक है। तो स्टूडेंट दिस इज रीफॉर्मेस की रिएक्शन। सबसे पहले ये रीफॉर्मेस की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है CH2 का, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा इस एल्डिहाइड पे। तो ये रीफॉर्मेस्की का स्टेप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि O के ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, है ना। इसके ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी था, यहाँ पे CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O एंड OET, ये आपका पहला यहाँ पे हुआ। इसके बाद इसकी रिएक्शन की गई है TSOH के साथ, TSOH के साथ। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है स्टूडेंट? TSOH एंड साथ में यहाँ पे हीट भी दी गई है ना। तो ये देखो, यहां से आपका जो ये OH था, ये प्रोटॉन को इसका प्रोटोनेशन कर देते तो आपका ये क्या बन जाता? ये OH बन जाता। क्या बन जाता? ये OH। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे OTS बनेगा, और उसके बाद जब आप एलिमिनेशन करवाएंगे यहाँ पे आपको फिर एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, और एलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, दैट इज दिस, है ना। ये आपका एलिमिनेशन के बाद का प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे लास्ट में आप ये देखेंगे कि इसकी रिएक्शन करवाई गई है NiCl2 एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो आपका एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। और यहाँ पे जो NiCl2 दिया हुआ है, ये स्पेशली क्या करेगा? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देगा और इसको ऐसा का एज इट इज रखेगा, इसके साथ वो इसको कोई चेंजेस नहीं लाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखेंगे स्टूडेंट इसका, दैट इज CH2 एंड यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड OET। ये वाला आपका करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का, ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अलग अलग स्टेप, पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका एलिमिनेशन हो रहा है। यहां से ये जो OTS होगा वो निकल जाएगा, ये बनने के बाद यहां से आपका प्रोटॉन, और उसके बाद आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया है। और जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा आपका? ये सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करेगा? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को, एंड एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लेडन में इसका आप थोड़ा बहुत रेफरेंस देख सकते हैं, क्लेडन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, कैसे है इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, कि आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है ना, टोटली नेट और गेट लेवल के हैं। आईआईटी जैम में यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो काफी हाई लेवल का अपने आप में ये एग्जाम था भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका एक CH3 लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया है? सोडियम हाइड्राइड गिवन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्राइड क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करेगा भाई? यहाँ पे इलाइड, सल्फोनियम अलाइड बनेगी भाई, यहाँ पे
सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो NaH देख रहे हैं, ये यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, सल्फोनियम इलाइड उसे बोला जाता है, सल्फोनियम इलाइड। ध्यान से देखिएगा, इसका रेफरेंस भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी सी देर में अभी, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया कि ये सल्फर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था ही, यहाँ एक कार्बन के ऊपर आपका CH2 नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आपका CH3, और ये बन गया आपका सल्फोनियम इलाइड बोला जाता है स्टूडेंट। इसे क्या बोला जाता है, सल्फोनियम इलाइड। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आपको ये वाला स्टेप देखने को मिलेगा कि सल्फोनियम इलाइड का जो ये आपका CH2 वाला है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा। रेफरेंस अभी दिखाऊंगा, एक बार आप समझते जाएं कि हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो जब आप देखेंगे आपको क्या नजर आने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, और इस कार्बन पे अगर मैं इस कार्बन को नाम दे देता हूं फर्स्ट नंबर कार्बन, एंड दिस इज सल्फर एंड दिस इज 3, तो आपको क्या दिखेगा कि ये 3 नंबर कार्बन तो ये रहा, और यहां पे आपको क्या देखने वाला स्टूडेंट कि ये वो CH2 था जो आके जुड़ा था कार्बन नंबर 1, ये आपका कार्बन नंबर 1, और यहां पे आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको कार्बन नंबर 1 को किससे कनेक्ट कर दीजिए, सल्फर से, जिसके ऊपर अभी भी आपका पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, एंड इसके ऊपर एक Me बच गया, इसके ऊपर एक Me बच गया। तो स्टूडेंट आप कनेक्ट कर पाए होंगे कि हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, वापिस से ये O नेगेटिव यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपका ये यहां ब्रेक करेगा, और इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये अटैक करता है इसके ऊपर, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये चला जाएगा ऐसे। ध्यान से नोट कीजिएगा स्टेप को, ध्यान से नोट कीजिएगा स्टेप को। हुआ क्या, दोबारा से देखिए भाई, ये जो कार्बन नंबर 1 था, सबसे पहले तो ये देखो कि कार्बन नंबर 1 ये था, ये CH2 था, और ये आपका ये इस तरीके से। तो अब वापिस से O नेगेटिव इस तरीके से आया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा, और जैसे ही ये कार्बन नंबर 1 पे अटैक करता है, आगे आप देखिएगा कि आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, आगे आप देखिएगा कि क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये बात समझ में आई कि यहाँ पे वापिस से आपका डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये देखो ये वाला और ये वाला जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई है भाई, कुछ इस टाइप से आपका ये रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। अब जैसे ही आपने इसको देखा था, इसके ऊपर अब ये जो कार्बन नंबर 3 था, इसके ऊपर अब क्या बच गया, सल्फर, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक Me लगा हुआ है, सल्फर और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक Me। इसके बाद देखिए ये यहां तक हुआ हमारा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे जो है निकल एंड रेने, है ना, ये रहा रेने निकल एंड H2 गिवन है। तो ये जो रेने निकल और H2 है, ये क्या करता है बेसिकली, इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा, इसको भी हाइड्रोजन दे देगा और इसको भी हाइड्रोजन दे देगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आता है इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज कि यहाँ पे आपका एक रिंग बन चुकी है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका CH2 एज इट इज लगा हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोबारा से देखिए, पहले तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। ये स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो C ऑप्शन बिल्कुल ऐसा मैच कर रहा है, C ऑप्शन, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल वही है C ऑप्शन। अब देखो इसका रेफरेंस मैं आपको बताता हूं कि कहां से इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो भाई क्लेडन, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है क्लेडन, है ना, ऊपर वाला क्लेडन का रेफरेंस है और नीचे वाला भी कहीं का रेफरेंस है, किसी और स्टैंडर्ड बुक का, है ना। तो ये पहला देखो, ये सबसे पहले क्या दिखा रखा है यहाँ पे कि दिस इज सल्फोनियम इलाइड, है ना, सल्फोनियम इलाइड। एक तो ऊपर वाला स्टेप है जो कि फास्ट होता है ना, नीचे वाले स्टेप के ऊपर फोकस कीजिए स्टूडेंट। जैसे हमने वहां पे जो देखो, यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि इस नेगेटिव चार्ज ने किस पे अटैक किया, इस कार्बन के डबल बॉन्ड पे। तो सेम आप यहां से देख सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज ने कार्बन के डबल बॉन्ड पे अटैक किया, ये वाला फिनोमिना हुआ यहाँ पे देखो। उसके बाद वापिस से क्या होता है, O नेगेटिव यहां अटैक करेगा, और ये जो CH2 वाला है ये कहां अटैक करता है, ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे सल्फर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव में, और यहां से देखो इस स्टेप में तो यहां पे निकाल दिया और इस टाइप से रिंग की फॉर्मेशन कर दी। उसके बाद देखना यहां पे समझ में आया था ना, यही काम किया स्टूडेंट। आप इसको दोबारा से देखेंगे, ये CH2 नेगेटिव, ये यहाँ पे सल्फर के साथ जो कार्बन लगा हुआ था उसके ऊपर इन दोनों के लिए रिंग की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो बना था इसके लिए भी अगर आप रेफरेंस चेक करेंगे, एक बुक का रेफरेंस मैंने लिया यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ द CS बॉन्ड। अगर आप इस कार्बन और सल्फर के बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, है ना, कैन बी अचीव्ड बोथ बाय डिसॉल्विंग मेटल बाय और कैटालिटिक मेथड।
पर्टिकुलरली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है particularly with the finely divided reactive form of nickel known as रीने निकल। तो ये रीने निकल से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस कार्बन का और सल्फर के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, और बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बच जाएगा भाई, वो बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया होगा, SHME बाहर निकल गया, और साथ में हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी था, यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी था। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन गेट में भी पूछा हुआ है। तो ये जैम लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी टफ पूछी गई थी। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है तो ही आप कर पाते, है ना। ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, और IIT जैम में इतने टफ क्वेश्चंस अभी पिछले 2-3 साल से ही पूछे जाने लगे हैं। तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस, कॉन्फॉर्मेशंस स्टीरियो केमिस्ट्री, बहुत बेहतरीन। ये भी मैं अगेन कहूंगा नेट और गेट लेवल का क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं जी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको। आपसे बोला कि ये Y है और ये आपका Z है, तो बताइए मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा इन दोनों में से। स्टूडेंट अगर इसको देखा जाए पहले वाले को, है ना, पहले वाले में हम क्या बना सकते हैं, देखिएगा ना, ये दोनों यहाँ पे हो गए। अगर मैं इसको बोलूं कि टर्ट ब्यूटाइल आपको बिलो द प्लेन दिखाना है, तो मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोल देता हूं, और टर्ट ब्यूटाइल को आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपने बिलो द प्लेन दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये 1 हो गया, देखो ये 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, देखो ये रहा। तो यहाँ पे भी आप इसको कहाँ दिखा दीजिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखिए स्टूडेंट, कभी भी टर्ट ब्यूटाइल को हम कहाँ पे नहीं दिखाते हैं, एक्सियल पे। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर डाई एक्सियल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए अगर आप पूछेंगे ना, है ना, अगर आप पूछेंगे कुछ इस टाइप से, एक ये रहा यहाँ पे भाई, टर्ट ब्यूटोक्साइड आपने एक्सियल पे लगा दिया, एंड आपने जो टर्ट ब्यूटोक्साइड है वो आपने कहां पे लगा दिया, इक्वेटोरियल पे। तो ये वाला जो है ना, ये वाली फॉर्म 99.9% यही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे जो टर्ट ब्यूटाइल है ना, ये एक 1 2 3 यहां पे जो प्रोटॉन है, और सेम यहाँ पे जो प्रोटॉन है 1-3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस बहुत जबरदस्त वाले होते हैं, क्योंकि ये काफी बल्की नेचर का होता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कभी भी टर्ट ब्यूटाइल को आप एक्सियल पोजीशन पे ना लगाएं। तो वाई में दोनों बिलो द प्लेन थे, तो हम बिल्कुल ये लगा सकते हैं। देखो ऐसी कोई फॉर्म, यहाँ पे भी ये बिलो द प्लेन, यहाँ पे भी ये बिलो द प्लेन, ठीक है। और देखो यूजुअली आपको ये पढ़ाया जाता है, नॉर्मल ये पढ़ाया जाता है कि चेयर फॉर्म जो होती है ना, साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। चेयर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है अगर आप बात करोगे बाकी सब में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहां पे तो भाई ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, आपका अलग फॉर्म दे रखी है, ट्विस्ट बोट फॉर्म दे रखी है। दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर, ये तो नहीं आने वाले हैं। अब इन दोनों में से हमारा 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, अब इन दोनों में से हमारा आंसर बनेगा। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या यहाँ पे कि एक को आपने अब अबव द प्लेन रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है कि एक टर्ट ब्यूटाइल को आप अबव द प्लेन रखिए। अगर आपने एक को अबव द प्लेन रखा तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए भले ही, है ना, आपको यही बात पढ़ाई जाती है स्टूडेंट कि जो चेयर फॉर्म है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। लेकिन भाई देखो, जब आप देख रहे हैं चेयर फॉर्म में जब आपका ये आ रहा है, तो ये एक्सियल पोजीशन पे लगाने से बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो ये देखा गया फिर कि अगर टर्ट ब्यूटाइल, तो ये है ना, फिर आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, ट्विस्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसमें? ये रहा। तो दोनों अगर आप टर्ट ब्यूटाइल को इस तरीके से लगाते हैं तो ये वाली फॉर्म मोर स्टेबल होती है, ये वाली फॉर्म आपका मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू जेड। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए वैसे देखो यूजुअली भाई चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बट मैंने आपको बताया कि चेयर फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल एक्सियल पोजीशन पे 0.01% ही पाया जाता है ना। बल्कि आप इस फॉर्म में देखेंगे तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर वैसा कोई स्ट्रेन नहीं होता, वैसा कोई रिपल्सन नहीं होता जैसा कि चेयर फॉर्म में होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको लगे, है ना, कि टर्ट ब्यूटाइल एक्सियल पे आएगा, तो वहां पे फिर आपका जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म से। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इसका भी रेफरेंसेस आपको मिल जाएगा डिफरेंट बुक्स में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
जैम 2023 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी, सबसे टफ पूछी गई थी। बाकी इनऑर्गेनिक फिजिकल इजी थी, बिल्कुल इजी थी, वो जैम के पैटर्न पे ही थी। तो सबसे पहले आपको पिरिडीन दे रखा है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, पिरिडीन। ये रहा जी आपका पिरिडीन, और इसकी रिएक्शन आपकी करवाई गई है किसके साथ, HBr एसिड के साथ। तो क्या करेगा भाई, है ना, पिरिडीन अपना जो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ। तो कुछ इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले स्टेप में, कि यहाँ इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसी के साथ आपका Br नेगेटिव है। फिर जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, Br2 के साथ, जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन करवाई Br2 के साथ, तो ये हमारे पास एक सोल्ट बनेगा। कौन सा सोल्ट बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा कैसा, ये NH, और ये बन जाएगा आपका Br3 नेगेटिव, है ना। ये जो Br नेगेटिव था ये Br3 नेगेटिव बनेगा। ये आपका X है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, X है। अब ये X है, एक ऑर्गेनिक सोल्ट है, ये मैंने बनाया। अब इस X की रिएक्शन जब आपने इस कंपाउंड के साथ करवाई तो आपको Y मिला, Y। तो बताइए Y क्या है, तो स्टूडेंट दिस इज ब्रोमीनियम आयन बोल सकते हैं आप इसको, ब्रोमीनियम आयन है। तो ब्रोमीनियम आयन की रिएक्शन जब आप कार्बन कार्बन, और ये स्पेशली कैसा है, ट्रांस अल्कीन है। कैसा है स्टूडेंट, ये आपका ट्रांस अल्कीन है। जब इसके साथ आपने रिएक्शन करवाई X की तो Y मिला। तो देखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा B। मैं आपको इसका रेफरेंस देता हूं, एक रिसर्च पेपर है, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल एज इट इज है। अगर आप देखना चाहे आप देख लीजिएगा, ये रिसर्च पेपर से मेरे को मिला है, सेम रिएक्शन दी हुई यहाँ पे। क्या देखो, ये PH, ये PH, ये अल्कीन और दोनों ट्रांस, साथ में देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये पिरिडीन, ये पिरिडीन, और ये आपका ब्रोमीनियम आयन हो गया, ब्रोमीनियम आयन Br3 नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया था, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया था। इस X की रिएक्शन जब इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, दोनों ब्रोमीन एक साइड में आ रहे हैं, ये Br भी यहां आ रहा है और ये Br भी यहां आ रहा है। देखो यहाँ पे जो Br था वो एक दूसरे के अपोज कर रहे थे, यहाँ दोनों सेम है, सिन एडिशन हो रहा है बेसिकली। अब इसका क्या रेफरेंस दिया गया है, समझते हैं भाई, इसका क्या रेफरेंस दिया गया है, कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे बताया गया है। This experiment is a stereospecific addition of bromine to an alkene starting from trans-stabiline. The mesoform is the only stereomer for the vicinal dibromo. तो ये अगर मीजो है, ये है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मीजोफॉर्म आ जाएगी बेसिकली। अब इसमें है ना, अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया गया है कि कैसे ये रिएक्शन हुई है, पूरा रिसर्च पेपर का मैंने आपको एक दिया है। अल्कीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमें पता ही है भाई, अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है इस प्रकार से, और उसकी रिएक्शन अगर आप Br2 के साथ करवाते हैं, है ना, तो ये अपना पाई बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, कुछ इस टाइप से आपका ये Br पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। in the present experiment nucleophile alkene is trans, भाई ट्रांस है यहाँ पे, वो ट्रांस अल्कीन है, एंड इलेक्ट्रोफाइल इज पर ब्रोमाइड, और इसको बोला जाता है पिरिडीनियम ब्रोमाइड। द स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन इल्ड द मीजोफॉर्म, मीजोफॉर्म की यहाँ पे होगी, है ना। तो उसके पीछे देखो अब रीजन दिया गया है, द रीजन फॉर द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2-step मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन। फर्स्ट स्टेप 3 मेंबर की रिंग बनी, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, ब्रोमीनियम आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। इन सेकंड स्टेप opening of intermediate by bromide ion occur by SN2 mechanism resulting in the formation of 2, है ना, new ये आपका बनेगा। देखो बेसिकली यहाँ पे एंटी कॉन्फ़िगरेशन, आप सोचोगे ये तो भाई एंटी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे दिखाया गया है, ये पूरा समझाया गया भाई कि ये अल्कीन था, ऐसे बना, Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, ये बना, और ये बेसिकली आपका कैसे बनेगा, मीजो। अब ये ना आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ाया जाता है। ये देखो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये Br और Br होगा ना, ये कैसा होगा स्टूडेंट, SN2 ही होगा, ये बात सही है। जैसे यहाँ पे ये बना, इसके बाद जो एक और Br नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस टाइप से, ये वाला ओपन हो जाएगा, और इन दोनों की स्टीरियो कैसी आनी चाहिए थी, अपोज आनी चाहिए थी भाई। एक Br यहाँ है तो एक ऐसे आना चाहिए था, बट यहाँ पे है ना आपको क्या भी देखना कि ट्रांस है, ये ट्रांस, अगर ट्रांस है तो फिर दोनों ये Br एक ही साइड में आएंगे, अगर ये ट्रांस है तो दोनों ये Br एक ही साइड में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था स्टूडेंट, दैट इज B इज द करेक्ट आंसर।
बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपको जहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ऑर्गेनिक मैंने कहा कि बहुत जबरदस्त पूछी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत सुपर, ऐसा क्वेश्चन तो नेट गेट में भी नहीं पूछा है ना, मतलब इस टाइप का। दिस इज रिलेटेड टू पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका कौन से का, पीसीआर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन आप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन आपकी एक रिएक्शन होती है, उसका ये क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट आइए समझते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8 मेंबर की रिंग है, ये कुछ इस टाइप से, ये आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, और एक डबल बॉन्ड लगाया हुआ इन्होंने यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड इन्होंने यहाँ पे, इसकी स्टीरियो के ऊपर फोकस करना है। इनकी जो स्टीरियो दी गई है ना यहाँ पे, ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट, ये देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसको आप यहां ब्रेक कीजिए और इस बॉन्ड को आप यहां ब्रेक कीजिए। रिंग ओपनिंग हो रहा है, पहला स्टेप यहां पे होता है रिंग ओपनिंग, ठीक है। जैसे आप रिंग ओपनिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो पहले स्टेप में रिंग ओपनिंग हो रही है, 10 कार्बन टोटली है यहाँ पे। अब है ना स्टूडेंट, मेन जो टास्क आता है कि आप जो ये ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन है, इनको अपोज दिखाओगे या सेम दिखाओगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हीट का सोर्स आपको गिवन है, किसका, तो हमारे पास एक ट्रिक होती है यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, दैट इज ओडीसी, दैट इज ओडीसी, ये ना, ये क्या होती है भाई ओडीसी ट्रिक। वैसे तो डिटेल में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ने को मिलता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपको सिस दिख रहे हैं, है ना। तो सी का मतलब यहाँ पे होता है सिस या ट्रांस, या तो यहाँ पे सिस आएगा या यहाँ पे ट्रांस आएगा। तो सी का मतलब सिस आ गया है यहाँ पे, क्योंकि सिस थे। उसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये 4n सिस्टम हो गया। ये 4n सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, हीट की प्रेजेंस में आपका कौन रोटेटरी होता है ना। ये पेरिसाइक्लिक में पढ़ाया जाता है भाई सब कुछ। अब मैं अगर वो एक एक चीजें पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम फिर अगर लगाएंगे तो 1 घंटा पूरा किस में चला जाएगा। लेकिन मैं जिसने पढ़ रखा उसको समझ में आ रखा होगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको मैं मान रहा हूं कि कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसको तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये रहा, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ रखा भाई पढ़ लीजिए, कोर्स में अवेलेबल है सारी चीजें। तो 4n सिस्टम जो होता है वो हीट के प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, एंड लाइट की प्रेजेंस में डिस रोटेटरी होता है। एंड 4n+2 जो होता है वो लाइट के केस में कौन रोटेटरी होता है, एंड हीट के केस में डिस रोटेटरी होता है। तो O से क्या मिल गया, C से C मिल गया, और D के नीचे क्या आ गया, D के नीचे तो C आ गया। देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, O का मतलब यहां पे ये है, या तो वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, या वो फिर एक दूसरे के सेम रहे होंगे, या अपोज या सेम, यहां पे 2 आ सकते हैं। यहां पे D जो लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो यहां पे डिसरोटेटरी आएगा या यहां पे कौन रोटेटरी आएगा, और यहां पे C का मतलब होता है या तो सिस आएगा या ट्रांस आएगा। तो स्टूडेंट ट्रिक ये कहती है, या तो एक मैच करेगा या फिर तीनों मैच करेंगे। जैसे C से C एक मैच कर गया ना, लेकिन D से C मैच नहीं किया, तो या तो एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे। एक मैच कर गया, इसका मतलब अब एक ही करेगा। अगर ये O है तो यहां पे सेम आएगा, क्या आएगा, S आएगा, O नहीं आएगा, अपोज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट मेन पॉइंट जो है ना यहाँ पे समझने वाला जो पॉइंट था, दैट इज ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों कैसे आएंगे, सेम। अब देखो, जब आपने रिंग ओपनिंग की होगी स्टूडेंट, सबसे पहला यही स्टेप देख लीजिए। जब आपने यहाँ पे रिंग ओपनिंग की होगी, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है और दूसरा डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे बन चुका है। अब इसकी देखो, ये वाला हाइड्रोजन नीचे दिखाओ और इस हाइड्रोजन को भी नीचे दिखाइए। इसका मतलब है ये सेम सिमेट्री के हैं, दोनों सेम है। अपोज कब होते, जब इसको नीचे रखा और उसको ऊपर करते तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन अपोज करती। फिलहाल इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फिलहाल इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसके बाद देखो बाकी सब कैसे है, वैसे का वैसे रख दो बाकी सब। ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 था, ये कार्बन नंबर 3 था, ये कार्बन नंबर 4 था। उसके बाद देखो 5 ऊपर जाएगा, दिस इज 5, मतलब जो इसके साथ 10 1 के साथ क्या दिखाया हुआ इन्होंने भाई, 1 के साथ तो 2 दिखा रखा ना, तो ये आपका 2 चला गया। इसी प्रकार ये आपका 3 आ गया मान लो, ये आपका 4 आ गया यहाँ पे, ये आपका 5 आ गया यहाँ पे, ये आपका 6 आ गया यहाँ पे, ये आपका 6 और
8 8 कहाँ आ गया यहाँ पे? अच्छा सॉरी भाई, 1 के बाद यहाँ पे क्या था? ये देखो, ये आपका 10 नंबर था, ये आपका 9 नंबर था, ये आपका 8 नंबर था। तो 5 यहाँ पे आप 7 दिखा दीजिए और 7 को 8 से जोड़ दीजिए। अब देखो 7 और इसके बीच में क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट आपको? 7 और इसके बीच में क्या नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड। अब फिर से इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा और ये वाला यहाँ अटैक करेगा। अब ये देखो कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में टोटली? तो 3 पाई बॉन्ड, इसलिए ये 4n+2 चली गई। अब क्या चली गई? अब ये 4n+2, 4n+2 हो गई। अब वही ट्रिक यूज करेंगे अगेन, ODC। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ इसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो दोनों कैसे हैं? सेम ही है। वो क्या है? सेम। तो O के साथ क्या मैच कर गया? S। उसके बाद देखो 4n+2 हीट के केस में डिसरोटेटरी होता है। 4n+2 ना, हीट के केस में क्या होता है? डिसरोटेटरी। मैंने कहा था या तो एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे। एक मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये भी मैच नहीं करेगा। सी, या तो सी आता या फिर ट्रांस। क्या आएगा? ट्रांस। अब देखना यहाँ पे, अब देखोगे ना स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे, तो कितने मेंबर की? 2 6 मेंबर की रिंग बन रही होंगी, ऐसे बन रही होंगी। और अब यहाँ पे क्या आया होगा? ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये कैसे आएंगे? ट्रांस। कैसे आएंगे? ट्रांस। ये था इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, ये था इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। और ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे ट्रांस हो, देखो ट्रांस तो यहां पे भी है, बट डबल बॉन्ड भी देखने हैं हमें। डबल बॉन्ड की पोजीशन जरूर देखिएगा। जैसे अगर मैं नेमिंग करके आपको दिखाऊं कि डबल बॉन्ड कहां कहां पे आए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो एक जो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको मैं अगर 1 बोल दूं, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। एक जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो डबल बॉन्ड आ रहा है बेसिकली वो 7 और 8 के बीच में आ रहा है ना। ये रहा जी आपका। तो इसमें ही आपको ऐसा नजर आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले देख लो भाई क्या किया है। पहले हमने क्या किया, यहां पे रिंग ओपनिंग की। ओडिसी ट्रिक से ये पता लगा कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं ये सेम डायरेक्शन में शो होंगे। उसके बाद 4n+2 किया। 4n+2 से हमने देखा कि ये वाला और ये वाला सेम है। अगर O के नीचे S आ गया, D से D मैच कर गया, तो C से T होगा। या तो एक मैच करता है ओडिसी ट्रिक में, या तीनों इक्वल होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता लगा कि ट्रांस आएंगे और हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पेपर में। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे डायरेक्ट कैरुथर की बुक से उठाया है। रेफरेंस भी आपको दिखाऊंगा, पेज नंबर भी बताऊंगा, डायरेक्ट, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस को करना भाई बड़ा मुश्किल होता है ना। नॉर्मल स्टूडेंट, नेट गेट वालों के लिए भी मुश्किल होता है, तो जैम वालों के लिए तो मुश्किल होना ही होना था। कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ने से, दिस इज डाईएजो। ये आपका एक डाईएजो है एंड यहाँ पे आपका कॉपर मेटल दी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, अगर आप डाईएजो की रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ करवाते हैं तो वहां पे कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है वहां पे? कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये बात यहां तक हमें समझ में आ गई। इसके बाद क्या होगा? पहली बात, इसका रेफरेंस देखो कहां पे है। कोई भी, ये आगे कहां आ गया भाई? अच्छा पीछे हो गया। ये देखिए, ये आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं। कैरुथर बुक जो है आपका 4th एडिशन, उसका पेज नंबर 312 है ना। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रेडिकल एंड कार्बीन केमिस्ट्री। रेडिकल एंड कार्बीन केमिस्ट्री, उसमें आपका 4.106 क्वेश्चन। कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं। ये देखो, ये रहा कॉपर सल्फेट रहा और ये आपका प्रोडक्ट रहा, है ना। बट देखो भाई कैरुथर्स में मैकेनिज्म नहीं गिवन होते हैं। अब इसको लेके एक बात लिखी हुई थी वहां पे। इसको लेके क्या लिखा हुआ? ये पॉइंट लिखा हुआ था, है ना। ये इससे पहले वाले पेज पे, ये जो है ना, ये 311 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। 311 नंबर पेज पे जो कैरुथर का, अगर आप जाके चेक करेंगे, पेज नंबर 311, 4th एडिशन। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या बताया, ये देखिएगा, विद एन एलाइलिक सल्फाइड रिजल्टिंग सल्फोनियम इलाइड अंडरगो 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये बता रहा है। इसमें पता क्या हो रहा है, इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है इस बुक में। इन्होंने दिया हुआ है
पहले यहाँ पे सल्फोनियम इलाइड बनाओ, और वो सल्फोनियम इलाइड जो होगी वो 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट शो करेगी, तब जाके आपको इसका मैकेनिज्म पता लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसी कार्बिन है ना, कार्बिन है। और अब देखना क्या होगा इसके बाद। इसके बाद यहाँ पे 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी, और वो कैसे होगी वो आपको समझना है। यहाँ पे सल्फर है, ये पीएच, एंड यहाँ पे आपका जो एन ब्यूटेन है या जो भी लगा हुआ वो ऐसा का वैसा। सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, सल्फर के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। ये जो कार्बिन का वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कार्बिन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, उसके अंदर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। सल्फर इस तरीके से कार्बिन के अंदर डोनेट कर देगा। तो जैसे ये कार्बिन के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, है ना, तो क्या बनेगा, मैं नेक्स्ट उस पे, चलो नेक्स्ट पे बताए या यही बताए, चलो यही बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में। इसके बाद आप देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पे इलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एज इट इज, ये Me एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे आपका जो ये लगा हुआ है एन ब्यूटेन, ये एज इट इज। अब देखो सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ जो कार्बन है आपका, है ना, यहाँ एक कार्बन ही तो है बेसिकली ये, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड OMe। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या देखने को मिलेगी, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब देखो इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, और यहाँ पे देखो 1 2 3, यही बात तो लिखी हुई है वहां पे, अगर आपने नोटिस किया हो। ये बोला, पहली बात तो इन्होंने बोला विद अलाइलिक सल्फाइड। अलाइलिक क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अलाइलिक कार्बन बोला जाता है। अगर उसके ऊपर सल्फर लगा हुआ है, तो ये कह रहा है अगर उसके ऊपर सल्फर लगा हुआ है तो पहले क्या बनेगा, सल्फोनियम इलाइड बनेगी। तो हमने सल्फोनियम इलाइड बना ली। उसके बाद ये क्या कह रहा था कि 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ये 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे काम करेगी, देखो 1-1 के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, 1-1 के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ दो, और ये कुछ इस टाइप से काम करेगी। दिस इज 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब आपको ध्यान से देखिएगा जी क्या मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम देखें, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो इस बॉन्ड को जब यहाँ तोड़ोगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। ये आपका Me ऐसा कैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे N ब्यूटेन, ये ऐसा कैसा लगा हुआ है जो भी है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ से सल्फर हट चुका है, अब नहीं है। अब इसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, ये राजी कार्बन, इसके ऊपर एक तो क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe, एक क्या लगा हुआ C डबल बॉन्ड OMe, और साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ स्टूडेंट, SHPH। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, S, इसके साथ PH तो है ही भाई यहाँ पे, ये लगा हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये करेक्ट आंसर आना था। और देख लो भाई कहां से, मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट कहां से उठाया गया था इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जो डायरेक्ट उठाया, पहले बात तो इसका आंसर चेक करो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और उठाया कहां से था, डायरेक्ट। आपको आइडिया भी लगना चाहिए कि इन क्वेश्चन को कहां से एग्जामिनर कहां से उठाता है। तो ये देख लो भाई गैरोथर बुक का, बहुत जबरदस्त कार्बीन इंटरमीडिएट से रिलेट करवा के साथ में आपसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, वही भाई नेट गेट लेवल का क्वेश्चन है, नेट और गेट लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त। होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ थी, बाकी केमिस्ट्री आप चेक करेंगे तो आपका वो ज्यादा टफ नहीं थी, वो इजी ही थी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 5-6 क्वेश्चन हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स में। अब फिजिकल स्टार्ट हो रही है, वो इजी थी, बिल्कुल सिंपल थी, है ना, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिस इज लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इफ Ka बाई आपका एडजॉर्प्शन कांस्टेंट एंड डिसॉर्प्शन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और आपको प्रेशर दे दिया, और आपसे पूछा था फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो भाई लैंगम्यूर का फार्मूला मैंने इतनी बार पढ़ाया है, थीटा इज इक्वल टू के, है ना, इंटू पी, 1 प्लस के इंटू पी, है ना। और इस के को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसी को बोला जाता है Ka बाई के डी। ये भाई मैंने आपका ना प्रीवियस ईयर में भी करवाया है, लेक्चर्स में भी करवाया, बहुत सिंपल होता है। अब आपसे ये थीटा पूछा है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन आपसे पूछा है। आपको Ka बाई के डी, जिसकी वैल्यू आपको क्या गिवन स्टूडेंट, 1। उसके बाद प्रेशर कितना गिवन आपको, 2, है ना। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस में 1 इंटू 2 2 हो गया।
तो आप चेक करेंगे तो कितना हो गया 2/3। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2/3। तो फिजिकल केमिस्ट्री टू द पॉइंट एंड फॉर्मूला बेस्ड पूछी थी। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा टफ नहीं पूछी थी इस एग्जाम में, इनऑर्गेनिक भी ज्यादा टफ नहीं पूछी थी। तो लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है और इसमें अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया स्टूडेंट आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हर साल एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट नॉन वोलेटाइल, जब हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है भाई, आपका प्रेशर बेसिकली जो है कम हो जाता है, ठीक है ना, प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो यहां पे ये वाली जो टर्म है ना, इसी टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। देखो सबसे पहले क्या था स्टूडेंट, आपका ये प्योर सोलवेंट था, तो इस प्योर सोलवेंट का जो प्रेशर था वो पी है, मान लेते हैं पी। उसके बाद जैसे ही आपने इसके अंदर क्या डाला होगा भाई, देखना, एक मिनट रुकिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो प्योर का आप क्या मान के चल लीजिए कि प्योर का क्या था, प्योर का क्या था, अभी आपका पी स्टार था, ये प्योर का ना, यह लिखा हुआ है देखो कि आपका द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो तो पी है, और प्योर का कितना है पी स्टार। तो प्योर का पी स्टार था, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला अब वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन का क्या हो गया, पी हो गया। तो देखो पहले कितना था पी स्टार, अब कितना हो गया पी। इस टर्म को क्या बोला जाता है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को क्या बोलते हैं, सिर्फ इस टर्म को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा अब देखो, अगर आप इसको देखते हैं भाई कितना रिलेट करते हैं, पहले कितना था पी स्टार, इस पूरे टर्म को, अब इस पूरे टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। और ये जो फार्मूला है ना स्टूडेंट, ये आपका जो फार्मूला है ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ाया जाता है ना, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और ये जो बी होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी दिस बी इज फॉर सोल्यूट। तो ये क्या हो गया बेसिकली, किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये भाई सिंपल फॉर्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, आप सभी को पता होना चाहिए था, है ना, 12th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और आप सभी को पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू ए 100 ml सॉल्यूशन, है ना। ये कह रहा भाई हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे हमारे पास एक वीक एसिड है HA, वीक एसिड है, जिसकी आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलार, और जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है कितनी, ये वाली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई इसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, अल्फा मान लेते हैं, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको अल्फा मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर कितना पानी डालें, इसके अंदर कितना ml यानी कि वॉल्यूम कितनी हम क्या डालें, पानी डालें, कि अब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा जो 2 है वो क्या हो जाए आपका 2 अल्फा हो जाए, वो क्या हो जाए आपका 2 अल्फा। तो कितना पानी डालें वाटर का, स्टूडेंट सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले Ka की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आपने पढ़ा हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये पढ़ाया जाता है, वीक एसिड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka डिवाइड बाई सी कंसंट्रेशन, Ka डिवाइड बाई सी। तो पहले अगर बात करें भाई पहले वाले का, जब आपका वीक एसिड था ओनली, उसका अल्फा 1 क्या था, तो आप बोलेंगे Ka और डिवाइड बाई C1 कंसंट्रेशन। अल्फा 2 क्या हो गया, डिग्री सॉरी ये आपका ये और ये Ka, और अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई C2, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई स्टूडेंट C2। अब आपको ये देखना भाई, देखो इन दोनों का जो आप करेंगे वो किसके इक्वल आने वाला है, अब बोला ना 2 अल्फा हो जाए, 2 अल्फा, तो ये बेसिकली इसको 2 अल्फा कर दो, तो ये 1/2 ये 1/2 आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1/2, ये Ka ये C1, है ना। उसके बाद देखो C2 ऊपर आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया Ka से Ka कैंसल आउट हो जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा,
ये आ जाएगा C2/C1। अब C1 तो हमें पता है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन कितनी 0.1 है, तो C2 कितनी आ गई देखो। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, C2 कंसंट्रेशन आ जाएगी, है ना। तो ये कितनी आ गई जी कंसंट्रेशन, 0.1 डिवाइड बाई 4, दिस इज दी C2। दोबारा मैं बता दूंगा कि कैसे मैंने निकाला इसको। स्टूडेंट सबसे पहले आपको बोला था वीक एसिड है, उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अल्फा अल्फा रख दिया इसको। उसके बाद बोला कि 2 अल्फा हो गया, Ka चेंज नहीं होता भाई, Ka फिक्स है ना, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। पहले वाले की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1 होती है C1, है ना, C1 आपको गिवन है और C2 हमें निकालनी है यहाँ से। तो इस जब इनको डिवाइड किया दोनों को, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1/2, है ना, इसको किया तो ये आ गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, C2 आ गई, दैट इज 1/40, दैट इज 1/40। अब स्टूडेंट आप फॉर्मूला लगाइए, अब नई नई जो वॉल्यूम है वो क्या हो चुकी है सॉल्यूशन की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। भाई पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 थी, ओके, और वॉल्यूम कितनी थी, 100 ml थी, क्वेश्चन में गिवन है ये सब कुछ, देखो ये दिया हुआ 100 ml वॉल्यूम थी और कंसंट्रेशन 0.1 थी। अब जैसे ही आपने पानी डाल दिया उसके अंदर, कितना डाला वो बाद की बात है, जैसे ही अब आपने पानी डाला तो अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, हमने निकाल ली क्वेश्चन में, कितनी हो गई है कंसंट्रेशन, 1/40 हो गई है। तो वॉल्यूम कितनी हो गई होगी सॉल्यूशन की, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये, अब है ना, पानी डालने के बाद ये पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। तो जब आप देखोगे 1 डेसिमल से ये कैंसिल, तो ये 400 आ गई, क्या आ गई 400। लेकिन स्टूडेंट काफी बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी होगी, उन्होंने 400 करेक्ट आंसर लगा दिया होगा, बट स्टूडेंट दिस इज नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर इज सी। हाउ कैसे, भाई इन्होंने पूछा वाटर की वॉल्यूम बताओ, कितना वाटर डालें, तो ये जो आई है ना ये वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम आई है। भाई टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी पानी डालने के बाद। अब बताओ पहले कितनी थी, पहले 100 थी, अब 400 कैसे हो सकती है सॉल्यूशन की, जब आपने 300 ml पानी डाल दिया हो, जब आपने 300 ml पानी डाल दिया हो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले भाई आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डाटा से क्या निकालना था, C2 कंसंट्रेशन, C2 कंसंट्रेशन किसकी है, ये सॉल्यूशन की, है ना, पूरे सॉल्यूशन की। अब आपने M1V1 से पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाली जो कि 400 हो चुकी है, पहले 100 थी अब 400 हो गई, इसका मतलब 300 ml आपने पानी डाला होगा और आपसे पानी की ही तो पूछी थी, वाटर की ही तो वॉल्यूम पूछी थी, तो 300 इज द करेक्ट आंसर, 300 इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये भी आयोनिक इक्विलिब्रियम से ही रिलेट करता है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक वीक डाई बेसिक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाई, उसकी टाइट्रेशन है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द बेस एडिड, और आप क्या बताओ कि कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करेगा कि HA नेगेटिव और इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास ये A2 था और जब सबसे पहले आपने बेस के साथ रिएक्शन करवाई होगी OH नेगेटिव के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा HA नेगेटिव प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से, भाई देखो इसने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया, ये AH नेगेटिव बन गया और ये वाटर, ये आपका वाटर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है ना, इनिशियली स्टूडेंट, इनिशियली अगर आप टाइट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि H पॉजिटिव प्लस में HA नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, इस OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती तो pH इंक्रीज करती है, ऐसा ही आप देख रहे हैं कि pH इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आता है। इसके बाद वापिस से क्या हुआ होगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा स्टूडेंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जो कि आपका क्यू पॉइंट को फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, HA नेगेटिव ने वापिस से OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन की होगी और अब क्या निकल जाएगा आपका, अब बनेगा A2 नेगेटिव प्लस में आपका फिर से वाटर निकल गया। अब ये बताओ कि ये कौन सा पॉइंट जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम हो जाए, तो स्टूडेंट वो R पॉइंट एक्सप्लेन करता है ना, R पॉइंट एक्सप्लेन करता है। कैसे, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर बात करें यहाँ पे, ये इनको ना फ्रैक्शनल इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंस पॉइंट। देखिए जब आपने ये रिएक्शन करवाई थी
तो ये हमारा क्या था, वीक एसिड, ये हमारा क्या था, वीक एसिड, और ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, आपका सोल्ट बनता है यहाँ पे बेसिकली। अगर मान लो NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, सोल्ट बन जाएगा, है ना, तो ये क्या बनता है, सोल्ट। तो ये आपका एसिडिक सोल्ट हो गया और ये वीक एसिड हो गया, तो ये बफर सॉल्यूशन बना लेते हैं। और इसके लिए जो पीएच का फार्मूला होता है दैट इज pKa1 प्लस में log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड डिवाइड बाई आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो इस पे जो आपका ये फ्रैक्शनल पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को और इसकी कंसंट्रेशन को दोनों को इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पे, मान लीजिए लोग यहाँ पे क्या हो गया आपका HA नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे A2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दोनों कैंसल आउट होगी, log 1 0 होता है। तो यहाँ पे जो pH है ना, देखो ये पहला काम होगा यहाँ इस P पे, दिस इज हाफ फ्रैक्शनल पॉइंट, है ना, और फिर ये आपका एक और फ्रैक्शनल पॉइंट होता है। ये फ्रैक्शनल पॉइंट ये कब आया होगा भाई फ्रैक्शनल पॉइंट, ये जब आया होगा जब H2A इक्वल हो गया होगा किसके, है ना, AH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और ये वाला फ्रैक्शनल पॉइंट कब आता है, सेकंड वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा यहां पे हो रहा है, ऐसा यहां पे भी हुआ होगा ऐसा, कब, कि जब इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो गई होगी। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये आपका H2SO4 आपने लिया, प्लस में इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा भाई, ये वाला बनेगा, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ से वाटर, साथ में यहाँ पे वाटर। मान लीजिए आपने क्या किया है कि इसके A मोल ले लिए और इसका हाफ मोल ले लिया, तो यहाँ पे इनिशियली जब, तो अब देखो अब इसका कितना बच गया होगा, हाफ बच गया होगा, इसका कितना बच गया होगा, 0, और यहां इसका कितना बच गया होगा, हाफ। तो देखो, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है फिलहाल वो इस पॉइंट पे वो कितनी है, A/2 सोल्ट की कंसंट्रेशन, दिस इज सोल्ट एंड दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, A/2 है। तो जब आप इन दोनों को A/2 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी A/2, यहाँ पे भी A/2, तो क्या हो जाएगा, log 1 0 होता है। तो पहले जो pH होगा वो किसके इक्वल आएगा, pKa1 के, जो इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद फिर से मान लो आपने भाई अब क्या किया होगा यहाँ पे, है ना, ये आपका जो बना है HSO4 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन अगेन आपने NaOH के साथ करवाई होगी, और फिर आपका क्या बन गया होगा यहाँ पे भाई, है ना, फिर यहाँ पे आपका सिंपली सल्फेट बन जाएगा, सल्फेट बन गया, और साथ में आपका वाटर फिर से निकला। अब भाई ये वाला चीज और यहाँ पे जो सोल्ट बनेगा उसको देखेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को अगर आप यहाँ पे सेम बचेगी आपका उस पॉइंट पे, तो उसे हाफ फ्रैक्शनल पॉइंट बोला जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो उस पे तो ये ऐसा काम होगा आर पे ये जो क्यू है, दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, एस इज सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज हाफ फ्रैक्शनल होता है स्टूडेंट ये, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। तो ये था जी हमारा जैम 2023 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जबरदस्त थे। होप कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा दिए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।